हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो? चलिए, आज हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हम पर्सनालिटी का मेजरमेंट, जो मापन है व्यक्तित्व का, वो नैदानिक मापन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे अ, अच्छी मापनी MMPI को यूज़ करेंगे। क्लिनिकल मेजरमेंट से पर्सनालिटी के लिए हम MMPI का यूज़ करेंगे। MMPI MMPI का फुल फॉर्म है आपका मिनेसोटा मल्टीप्लेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, और ये हाथवे और मैकिनले द्वारा किया गया था 1940 में, 1940 में। क्लियर है? तो ये जो आपकी MMPI है, यह प्रश्नावली के रूप में है, लेकिन एक परिसूची है। और इस परिसूची में आपके कुल मिलाकर के 550 आइटम्स हैं। ये जो आपके 550 आइटम हैं, वो शारीरिक स्थिति से लेकर के सामाजिक अभिवृत्तियों तक, मतलब कहने का है कि सभी पक्षों से संबंधित है, व्यक्ति के सभी पक्षों से संबंधित है, और वो सभी पक्षों का मेजरमेंट करने की क्षमता रखता है MMPI। इस जो टेस्ट है, ये टेस्ट है, इसमें कुल 10 मापनियाँ हैं। जो क्लिनिकल स्केल हैं आपके, वो 10 हैं। इन 10 के अलावा भी आपके कुछ कुछ कहने का मतलब लगभग 4 इसमें ऐसे हैं जो आपकी वैलिडिटी मेजरमेंट करते हैं। वैलिडिटी मेजरमेंट, वैधता मापने स्केल। ठीक, तो इसमें 10 जो हैं आपको आपके डिजीज से रिलेटेड हैं, और जो 4 हैं वो आपके कहें तो वैलिडिटी स्केल हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति हमारा सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसने किसी बात को बढ़ा कर कह दिया है, घटा कर कह दिया है, बात छुपाने की कोशिश की है, झूठ बोल रहा है। इसका मेजरमेंट करने के लिए MMPI में 4 वैलिडिटी स्केल बनाए गए हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल स्केल की। इसके क्लिनिकल स्केल में पहला है आप लोगों का हाइपोकॉन्ड्रिसिस और HS, रोग भ्रम। रोग भ्रम, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ऐसी फीलिंग आती रहती है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये क्लिनिकल मेजरमेंट है पर्सनालिटी की, तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ एब्नॉर्मल पर्सन की भी मेजरमेंट कर लेते हैं जो किसी साइकोलॉजिकल डिजीज से रिलेटेड हैं। उनका मेजरमेंट भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ रोग भ्रम जो है, उसके अंतर्गत इस 550 एकांश में से कुल 32 एकांश, कुल आपके 32 जो आइटम्स हैं, वो रोग भ्रम से संबंधित है इस MMPI के क्लिनिकल स्केल में। ठीक है? इस मापने से व्यक्ति की उस प्रवृत्ति का मापन होता है। ये जो रोग भ्रम की मापनी है, इससे व्यक्ति की उस प्रवृत्ति का मापन होता है जिसमें वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य और जो कार्य कर रहा है उसके बारे में काफ़ी चिंतित रहता है। मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा परेशान सिर्फ इसलिए होता है कि उसे ये फील होता है कि मुझे कोई रोग हो गया है, मेरी बॉडी में कोई डिजीज़ है, और वो अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है। हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है और काफ़ी परेशान भी हो जाता है। तो उसमें वास्तव में कोई डिजीज़ है या बेवजह वह परेशान है, इसका मेजरमेंट MMPI की क्लिनिकल स्केल की इस मतलब रोग भ्रम की मापनी के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है डिप्रेशन, विषाद। क्लिनिकल स्केल की MMPI की जो मापनी है, मेजरमेंट जो स्केल है इसका, इसमें डिप्रेशन से रिलेटेड कुल 57 आइटम हैं। डिप्रेशन से रिलेटेड कुल 57 आइटम हैं, जिसमें कि व्यक्ति जो है
उसके अंदर डिप्रेशन है या नहीं है, या उसकी जो विषादी प्रवृत्ति है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि विषाद की हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपके मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है, मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आपका बाइपोलर डिसऑर्डर आता है, जिसमें वो 2 पोल होंगी। एक पोल पर आपका मैनिक की कंडीशन आएगी, दूसरे पोल पर डिप्रेशन की कंडीशन आएगी, इसीलिए इसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी कहा गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर कहा गया है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी कहा गया है। तो यहाँ एक पोल पे मैनिक की कंडीशन और दूसरे पे डिप्रेशन की कंडीशन आती है। तो यहाँ उत्साह विषाद मनोविकृति, जिसको आप लोग जानते हैं इस नाम से, तो ये मूड डिसऑर्डर है। क्योंकि जो डिप्रेशन है वो व्यक्ति के मूड पे डिपेंड करता है, मूड जो चेंज हो रहा है उस पर, तो इसलिए इसको मूड डिसऑर्डर कहा गया है। जब यहाँ मैनिक की कंडीशन होती है तो पर्सन का जो मूड है काफ़ी एक्टिव होता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, हंसता है और बातें चिल्लाकर करता है, हवा में हाथ फैलाता है, झटकारता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपके मैनिक की कंडीशन में आते हैं। लेकिन जब पर्सन डिप्रेशन की कंडीशन में जाता है, तो डिप्रेशन की कंडीशन में जाने से जो पर्सन है वो घर के किसी अंधेरे कोने में जाकर के बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा पूछने पर सिर्फ सर हिला करके वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये कभी कभी एक ही पेशेंट में मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस स्टेप बाय स्टेप आते हैं, लेकिन पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि अब मैनिक की कंडीशन आएगी, या पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अब डिप्रेशन की कंडीशन आने वाली है। अचानक उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है, इसलिए इसको मैंने आपको बताया कि ये मूड डिसऑर्डर है। इस मूड डिसऑर्डर में जो उसकी टेंडेंसी होती है पेशेंट की, वो काफ़ी उदासी की होती है। उसको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम नॉट, मैं हूँ ही नहीं। तो यहाँ जहाँ ये फीलिंग आई मैं नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, और जो उसकी आंतरिक कहें तो वो जो उसकी एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो उसके अंदर कम हो जाती है, उसकी रुचियाँ किसी चीज़ में नहीं होती, यानी कंप्लीट पर्सन न्यूट्रल कहे तो हो जाता है। ये सिचुएशन अगर किसी पर्सन में होती है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, क्या सिम्टम्स क्या कहें तो सिंड्रोम है, ये कई सिम्टम्स एक साथ मिले हुए हैं। तो ये जो सारे आपके सिम्टम्स मिले हुए हैं, ये अगर किसी पर्सन में दिखाई देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये पर्सन डिप्रेशन का पेशेंट है। तो डिप्रेशन का पेशेंट वो वास्तव में है या यूं ही दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ किसी एक सिम्टम्स को देखने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट करने के लिए उसके सिंड्रोम की हमको ज़रूरत पड़ी, सारे सिम्टम्स जो हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसके सिम्टम्स दूसरे डिजीज़ से भी मैच करते हैं, तो इसको सेपरेट हमको करना होगा, इसे हमें सेपरेट करना होगा, क्योंकि हमको ट्रीटमेंट पेशेंट का करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इसका मेजरमेंट करना होगा कि उस पर्सन में वास्तव में वो सिचुएशन है, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये डिप्रेशन के ही हैं कि या अदर किसी डिजीज़ के हैं। हो सकता है वो कंडीशन आपके सिजोफ्रेनिक पेशेंट का भी होता है, तो वो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है कि नहीं है, मैं उसे कौन सा थेरेपी दूँ, कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड कराऊँ। तो इसके लिए डिप्रेशन का मेजरमेंट करने के लिए MMPI में 57 आइटम रखे गए हैं। 57 आइटम पे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नावली जैसी होती है, जिसे अनुसूची के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पेशेंट से ही पूछे जाते हैं और स्वयं व्यक्ति भरता है। ठीक, पेशेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम भरेंगे, सब्जेक्ट नहीं भरेगा यहाँ पे आपकी। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको फिलफिल कराने के लिए पर्सन को जो रिसर्च कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, वो फुलफिल करेगा, उससे सिर्फ वो पूछा जाता है। इसका मेजरमेंट करने के लिए इसमें 57 आइटम है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे कन्वर्जन हिस्टीरिया की। कन्वर्जन हिस्टीरिया, वैसे तो हिस्टीरिया का जो इतिहास है काफ़ी लंबा है, जिसमें कि हिस्टीरिया के बारे में सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने कहा था कि ये औरतों में ही होता है, फीमेल में ही होता है। लेकिन फ्रायड ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने बताया कि हिस्टीरिया जो है, वो कन्वर्जन हिस्टीरिया जो है, वो स्त्रियों में नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाया जाता है। और जब पर्सन को ये फील होता है कि हमारे सामने जो ये सिचुएशन है,
जो वातावरण बना हुआ है, इससे हम दूर भाग नहीं सकते, क्योंकि वो आंतरिक रूप से दूर भागना चाहता है। अपनी प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व नहीं कर पाता तो उस समस्यात्मक जो परिस्थिति होती है वो उससे पलायन करना चाहता है, दूर भागना चाहता है। जब वो दूर नहीं जा पाता तो आंतरिक रूप से उसकी दूर जाने की जो इच्छा होती है, उस परिस्थिति से अपने आप को हटाने की जो इच्छा होती है, उससे बचने के लिए वो अपने शरीर में कुछ रोगात्मक लक्षणों को विकसित स्वयं से कर लेता है, खुद से वो कर लेता है। तो जो ये रोगात्मक लक्षण उसने खुद से विकसित किया है, ये आपका रोगात्मक लक्षण उसने खुद से विकसित किया, तो ये जो है, जो लक्षण दिखाई देंगे, इसी को कन्वर्जन हिस्टीरिया कहा गया है। लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन उसकी बॉडी में कोई बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते, यानी उसका कोई जैविक कारण नहीं होता और लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पर्सन हो सकता है कि पैरालिसिस का पेशेंट हो जाए, हो सकता है उसकी एक आंख से दिखाई न दे, लेकिन जब उसका जैविक कारण जानने की कोशिश की जाएगी तो उस जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से वो काफ़ी सही होगा, काफ़ी ठीक होगा। इसका रीज़न मात्र साइकोलॉजिकल होता है। इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए उस परिस्थिति से उसे हटा दिया जाता है। तो इस कन्वर्जन हिस्टीरिया का मेजरमेंट करने के लिए एमएमपीआई में कुल 60 आइटम्स रखे गए हैं। 60 आइटम्स, जो आइटम मतलब पद, एकांश, क्वेश्चन, ये 60 आइटम्स जो रखे गए हैं, इनके द्वारा व्यक्ति के अंदर जो उसकी टेंडेंसी है मानसिक संघर्ष की, एंजाइटी की, उसका जो लक्षण उसने विकसित किया है, क्योंकि जो जब तक माइंड में उसकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, वो किसी प्रकार का कोई लक्षण विकसित नहीं करेगा। तो इसके रोगी के जो अंदर है, पेशेंट के जो अंदर है, उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है और एंजाइटी है, उससे संबंधित उसका मेजरमेंट करने के लिए कितना परसेंटेज है उसके अंदर ये प्रॉब्लम, उसका मेजरमेंट करने के लिए कुल 60 आइटम्स रखे गए हैं। 60 आइटम्स को फुलफिल करा करके उसकी एनालिसिस की जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि पर्सन के अंदर कन्वर्जन हिस्टीरिया है या नहीं है। एमएमपीआई के हम फोर्थ स्केल पे चलते हैं। क्लिनिकल से जो उसका स्केल है, उसका फोर्थ स्केल जो है मनोविकृति विचलन है, साइकोपैथिक डेविएशन। तो यहाँ जो मनोविकृति विचलन है, उसके अंतर्गत जो क्लिनिकल मेजरमेंट की स्केल बनाया गया है, उसमें टोटल 50 एकांश हैं, 50 एकांश हैं। यहाँ मनोविकृति विचलन में जो व्यक्ति है उसमें सामाजिक व नैतिकता को वो कितना मानता है, सामाजिक रूप से वो कितना सक्षम है, सामाजिक रूप से कितना वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। साथ ही उसमें जो नैतिक नॉर्म्स होते हैं, मॉरल नॉर्म्स होते हैं, उनको वो कितना कितना मानता है, यानी उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर नैतिक मानकों को मानने की प्रवृत्ति कितनी है। वो समाज में जो नॉर्म्स लागू किए गए हैं, क्या वो सोसाइटी के नॉर्म्स को मानता है, नहीं मानता है, या उसके अंदर दंडात्मक अनुभूतियां हैं, या उसके अंदर दंडात्मक अनुभूतियां हैं और दंडात्मक अनुभूतियों से वो सीखने की प्रवृत्ति हो रही है उसके अंदर, यानी उसकी टेंडेंसी हो गई कि जब तक दंड नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं सीखूंगा। तो यहाँ इसका मेजरमेंट जो है, ये करने के लिए एमएमपीआई में कुल 50 एकांश हैं और 50 एकांश को फुलफिल करा करके एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि पर्सन मनोविकृति विचलन का कहीं पेशेंट तो नहीं, या यूं ही इसने बस सो कर रखा है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पुरुषत्व और नारीत्व। यह फिफ्थ स्केल है एमएमपीआई का। फिफ्थ स्केल में है मेल फीमेल। तो यहाँ पुरुषत्व और नारीत्व, यहाँ आप लोग जान लीजिए कि हर पुरुष में कुछ नारी की प्रवृत्ति और हर नारी में कुछ पुरुषों की प्रवृत्ति जरूर होती है। हर नारी में पुरुष की प्रवृत्ति और हर पुरुष में नारियों की प्रवृत्ति जरूर होती है। ये जो उसकी टेंडेंसी है कितनी मात्रा में है, किसी पुरुष में नारी की प्रवृत्ति कितनी मात्रा में है और किसी नारी में पुरुष की प्रवृत्ति कितनी मात्रा में है, ये जानने के लिए
MMPI में कुल 56 एकांश हैं, 56 आइटम हैं, 56 एकांश। ठीक, इस आपकी मेल फीमेल जो स्केल है, इससे व्यक्ति की सीमांतीय यौन भूमिका, सीमांतीय जो उसकी यौन भूमिका है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। इसमें जो आपके 56 आइटम हैं इनको भी पर्सन से फुलफिल कराया जाता है और उसकी एनालिसिस करके ये जानने में मदद मिलती है पर्सन व्यक्ति को कि इसके अंदर जो भी सीमांतीय यौन भूमिका है वह कितनी मात्रा में है, उसकी मात्रा का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम 6 स्केल पे चलेंगे। क्लिनिकल स्केल में मैं MMPI के 6 स्केल पे आ गई हूँ, जिसमें बात होगी स्थिर व्यामोह की, पैरानोइया। कोई नई चीज़ नहीं है ये पैरानोइया। स्थिर व्यामोह, स्थिर व्यामोह का मतलब ही हो गया व्यामोह, डिल्यूजन डिसऑर्डर के अंतर्गत ये आ रहा है। तो डिल्यूजन डिसऑर्डर में बस यही होता है गलत विश्वास, वर्ड का मतलब ही है ये, गलत विश्वास। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन गलत विश्वास जहाँ हो, तो यहाँ व्यक्ति में जो असामान्य शक करने की प्रवृत्ति होती है, बेवजह शक करता है, वो जो शक करने की प्रवृत्ति है या गलत विश्वास उसके अंदर है, इसका मेजरमेंट आपके 6 स्केल पे किया जाता है MMPI के। डिल्यूजन डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए MMPI में कुल 40 एकांश हैं, 40 एकांश हैं, 40 आइटम्स हैं। इन 40 आइटम्स पे जो पर्सन है जिसके अंदर ये प्रवृत्ति हो गई है असामान्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ व्यक्ति की असामान्य शक करने की प्रवृत्ति, शक बहुत लोग करते हैं, शक किया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो डिल्यूजन डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं वो हर बात पे शक करते हैं। डिल्यूजन डिसऑर्डर के पेशेंट हर बात पे, दो लोग बातें कर रहे हैं तभी उनको शक होता है मेरे बारे में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सांस लेते हैं तभी उनको ये फील होती है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे वायरस निकल रहा है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो अपने मुंह पे हाथ रख करके दबाने लगते हैं और इतना तेज कभी कभी दबा देते हैं कि उनकी सांसें भी रुक जाती हैं। तो पेशेंट को हर बात पे शक होता है। तो इस असामान्य यानी ऐसा जो शक जिससे कि उसकी दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी है वो जीना दूभर उसका हो जाए, तो वैसी कंडीशन में ऐसी टेंडेंसी जब पर्सन के अंदर बन जाती है तो उसका मेजरमेंट MMPI के द्वारा किया जा सकता है और इसके 40 एकांश को फुलफिल करा करके मेजर करके ये देखा जा सकता है कि इस पर्सन के अंदर जो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वास्तव में डिल्यूजन डिसऑर्डर का ही है या किसी अदर डिजीज का है। ये जानने के बाद ही हम पर्सन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम 7 स्केल पे चलेंगे, मनोदौर्बल्यता। 7 स्केल जो है वो मनोदौर्बल्यता है, साइकिस्थेनिया है। इसके अंतर्गत आपका है, इसको इंडिकेट किया जाता है PT से। ठीक, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट होगा। मनोदौर्बल्यता के अंतर्गत जब भी मेजर किया जाएगा तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट का मेजरमेंट किया जाता है। मनोग्रस्तता, बाध्यता, मनोविकृति इसको कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, साथ ही फोबिया, ऐसी भी जब सिचुएशन आती है तो उसका भी मेजरमेंट इसी स्केल पे किया जा सकता है। असामान्य डर, ब्लड से डर है, पशु पक्षियों से डर है, पानी से डर है, चाहे कहने का मतलब है साइनोफोबिया हो, हाइड्रोफोबिया हो, आपकी जो जूफोबिया हो, तो असामान्य डर जिसमें कि किसी भी उद्दीपक से व्यक्ति इस ढंग का घबराता है, इस ढंग का डरने लगता है कि वो उस विशेष स्थान पे जाने से बिल्कुल घबरा उठता है, चिल्लाता है, भागता है। इन सब का मेजरमेंट जब करना होता है, असामान्य डर का जब मेजरमेंट करना होता है तो MMPI के 7 स्केल पे हम जाते हैं और उसी के द्वारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का भी मेजरमेंट किया जा सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मनोग्रस्तता, बाध्यता, ये 2 प्रकार की विकृतियां हैं, मनोग्रस्तता और दूसरी है बाध्यता। मनोग्रस्तता का मतलब होता है एक ही विचार का व्यक्ति के मन में बार बार आना, एक ही विचार का व्यक्ति के मन में बार बार आना।
वो चाह रहा है कि ऐसे विचार हमारे मन में ना आए, वो रोक रहा है ऐसे विचारों को, फिर भी वह उन विचारों को अपने मन में आने से रोकने में असमर्थ होता है। ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, इसे कहते हैं मनोग्रस्तता। नेक्स्ट है आपका बाध्यता। जब हम किसी एक ही विचार को बार बार मन में लाते हैं तो उससे संबंधित अनुक्रिया कर देते हैं। तो ये यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी पेशेंट के अंदर मनोग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, ऑब्सेसिव की कंडीशन आती है, तो उस विचार को क्रिया रूप देने के लिए बाध्य हो जाता है। जब वो क्रिया रूप देने के लिए बाध्य हो जाता है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट हो जाता है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट का मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसकी क्लिनिकल स्केल पे कैसे मेजर किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, इसका मेजरमेंट करने के लिए MMPI के 7 स्केल में PT पे जाएंगे और यहाँ पे उस PT में आपके 48 आइटम्स होंगे। इन 48 आइटम्स पे पर्सन के जो विचार हैं उसको मेजर किए जाएंगे और उसकी एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी पर्सन फोबिया का पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, क्योंकि ये दोनों आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ एंजाइटी है वहाँ डिसऑर्डर्स तो होंगे ही, क्योंकि एंजाइटी होना ज़रूरी है, लेकिन संतुलन मस्ट है। बैलेंसिंग नहीं होगी तो डिजीज़ आना ही आना है। एंजाइटी तो मस्ट है, हर किसी में होती है, लेकिन इसका भी एक बैलेंस होता है। उस बैलेंस से वो होने पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और प्रॉब्लम के रूप में यही आपके एबनॉर्मलिटी की कंडीशन आती है। क्लियर है? तो यहाँ 48 जो आइटम्स हैं उन्हें फुलफिल करा करके उसकी एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पर्सन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, एंजाइटी का तो है ही, साथ ही वो आपकी फोबिया का भी पेशेंट है। तो क्या वो उसमें फोबिया कितनी मात्रा में है, उसकी मात्रा का पता लगा करके उसी के अकॉर्डिंग उसको थेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया आपके क्लिनिकल स्केल का 8वां नंबर है। आपका ये जो क्लिनिकल स्केल MMPI है उसमें 8वें नंबर का जो स्केल है वो स्किज़ोफ्रेनिया का मेजरमेंट करता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मेजरमेंट के लिए इसमें आपकी क्लिनिकल स्केल में कुल 78 आइटम्स हैं। कुल 78 आइटम्स हैं। इन आइटम के द्वारा व्यक्ति के असामान्य चिंतन और असामान्य व्यवहार, आपको पता होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया सबसे डेंजरस डिसऑर्डर माना गया है आपकी, और इस डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स हैं इसके, उसमें आपके डिल्यूजन के भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, एंजाइटी के भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, स्ट्रेस का भी दिखाई देगा। इसमें लगभग कई डिसऑर्डर मिक्स ऐसा फील होता है, मिक्स जैसा लगता है। और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है, लगभग 12 से 15 साल तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। उस कंडीशन में भी ड्रग्स थेरेपी के साथ बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव CBT भी दिया जाता है। बट वो कितना एक्टिव हो पाया, कितना वो कारगर सिद्ध हुआ, ये सब जानने के लिए काफ़ी समय भी लग जाता है और कभी कभी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। उस कंडीशन में भी वो ठीक नहीं हो पाता है। सबसे लंबा ट्रीटमेंट आपके स्किज़ोफ्रेनिया का ही चलता है। तो ये काफ़ी डेंजरस डिसऑर्डर कहे ही हम। तो यहाँ उसका मेजरमेंट करने के लिए 78 आइटम्स रखे गए हैं आपके MMPI में, जिसमें कि पर्सन का जो थिंकिंग है, यहाँ जो सोच होती है पर्सन की, वो उलट पुलट के होती है। कहें तो वो फ्यूचर को नहीं सोचेगा, पहले पास्ट को सोचेगा, फिर फ्यूचर को देखेगा, फिर वर्तमान को, मीन्स प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मिक्स करके वो थिंकिंग करता है और उसी को वो सामने भी लाने की कोशिश करता है। तो ये जो उसकी सिचुएशन होती है, ये जो उसकी प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसका मेजरमेंट करने के लिए MMPI में कुल 78 आइटम्स रखे गए हैं, जिसके द्वारा ये मेज़र किया जा सकता है कि पर्सन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की जो लक्षण है वो हैं या नहीं है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का मेजरमेंट करने के लिए किसी एक या दो सिम्टम्स को नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पर सिम्टम्स उसके एक दो नहीं होते,
कई सिम्टम्स उसके अदर डिजीज से मिले हुए होते हैं, अदर जो डिजीज हैं उनसे मैच करने लगते हैं। तो यहाँ कंप्लीट उसका सिंड्रोम चेक किया जाता है, इसके बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। अब हम MMPI की 9 नंबर के स्केल की बात करेंगे, जिसे अल्पोन्माद हाइपोमेनिया कहा गया है। अल्पोन्माद को मेजरमेंट करने के लिए, हाइपोमेनिया को मेजरमेंट करने के लिए कुल मिलाकर के 46 आइटम्स रखे गए हैं MMPI में। इसके द्वारा व्यक्ति में जो सांवेगिक उत्तेजन होता है, जो ऐसे उत्तेजन जो सांवेगिक रूप से होते हैं, जो कि यहाँ हाइपोमेनिया की बात की गई है, और उसमें जो अतिक्रिया होती है, ओवर एक्टिविटी, व्यक्ति के अंदर सांवेगिक उत्तेजन, उसकी ओवर एक्टिविटी अतिक्रिया, उसके विचार, और विचारों में जो बिखराव होता है। विचारों में बिखराव यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति विचार करता है तो उसका कुछ सीक्वेंस होता है, उसकी बात कुछ समझ में आती है। लेकिन यहाँ जब हाइपोमेनिया का जो पेशेंट होता है, उसके विचारों में बिखराव होता है, वो कहाँ से सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, सामने वाले को क्लियर नहीं होता है, और ना ही वो अपनी बात किसी को समझा पाता है। तो यहाँ सबसे पहले तो काफ़ी इमोशनल होगा, इमोशंस में भी उसके उत्तेजना अधिक होगी, सांवेगिक रूप से काफ़ी उत्तेजित होगा, ओवर एक्टिविटी होगी उसके अंदर। यहाँ कहने का मतलब है कि अल्पोन्माद का में हाइपोमेनिया की जो सिचुएशन होती है, वो इसमें पर्सन कहे तो एक तरीके से पागलपन की शुरुआत हो जाती है। पागलपन तो अगर हम कहें तो सिजोफ्रेनिया को कह दिया जाएगा। तो यहाँ हाइपो जो मेनिया है उसमें सामयिक रूप से ज़्यादा उत्तेजन होगा, ओवर एक्टिविटी पर्सन करता है, हाथ झटकारना, चिल्लाना, काफ़ी एक्टिव होना, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो होती है वो कहें तो किसी काम की नहीं होती, निरर्थक तरीके की उसकी अनुक्रिया होती है। इसका मेजरमेंट जो है आपके MMPI पे 46 आइटम लेकर किया गया है हाइपोमेनिया पे, जिसमें कि पर्सन को मेज़र किया जाएगा, और मेज़र करने के बाद, मेज़र करने का मतलब कि 46 आइटम्स फुलफिल कराए जाएंगे। एनालिसिस कराने के बाद ये पता लगाया जाता है कि पर्सन के अंदर ये जो टेंडेंसी है वास्तव में हाइपोमेनिया की है या नहीं है। ये ट्रीटमेंट के लिए मस्ट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो हमको कौन सी थेरेपी देनी है, कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, ये जानने के लिए हमें पर्सन का मेजरमेंट करना ही होगा। तो क्लिनिकल मेजरमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि पर्सन को क्या प्रोवाइड कराना है। तो ये मेजरमेंट मस्ट होता है। दूसरी हम बात करेंगे सोशल इंट्रोवर्जन। सोशल इंट्रोवर्जन आपके MMPI की लास्ट स्केल यानी 10 नंबर 10वीं स्केल है आपके, ये 10वें नंबर की जो स्केल है वो सोशल इंट्रोवर्जन की है, सामाजिक अंतर्मुखता। इसमें व्यक्ति की सामाजिक रूप से अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, इसका मेजरमेंट करने के लिए इस नैदानिक मापनी में, इस मतलब MMPI की नैदानिक मापनी में कुल 69 आइटम रखे गए हैं, कुल 69 आइटम रखे गए हैं। इस मापनी के द्वारा जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है इसका मेजरमेंट होगा, यानी वो उसकी रुचि किस में है, वो काफ़ी लज्जालू स्वभाव का है, और व्यक्तियों के साथ वो घुल मिल पाता है कि नहीं घुल मिल पाता है, उसके अंदर असुरक्षा की भावना तो नहीं है। इन सब का मेजरमेंट करने के लिए, यानी उसकी जो सोशल टेंडेंसी है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम MMPI की 10वीं मापनी का यूज़ करते हैं, 10वीं मापनी का यूज़ करते हैं। इस मापनी में टोटल 69 एकांश है। इसी एकांश को फुलफिल कराने का मतलब कि परिसूची है, हम उससे सूचना को प्राप्त करेंगे और भरेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। इन 10 जो क्लिनिकल स्केल है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की उसकी वैलिडिटी स्केल है, किसकी, MMPI की। इसमें जो 4 उसकी वैलिडिटी स्केल है, उसमें पहला स्केल है कैन नॉट से। जब हम पर्सन से, ये जो आपके 10 स्केल हैं, जो नैदानिक मापनी के 10 जो ये मापनियाँ हैं, जो 10 स्केल हैं, इस पर हम किसी पर्सन से जब कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं,
और पर्सन ने कह दिया कैन नॉट से, कह नहीं सकते। तो जिन जिन आइटमों पर उसने कहा कि कैन नॉट से, या मैक्सिमम आइटम्स पर उसने कह दिया कैन नॉट से, तो इससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति या तो हमारे आइटम्स को समझ नहीं पा रहा है, यानी जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो हमारे आइटम्स की जो हमारे प्रश्न है उसकी मीनिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, या वह हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो इसका साफ मतलब है कि उसने अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म विकसित किया है। डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रक्रम को यूज कर रहा है। वो अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहता है, वो रक्षात्मक प्रवृत्तियों को विकसित कर रखा है और वो अपनी बात मुझे नहीं बताएगा। किस स्केल पे ये हमको पता चलेगा? वैलिडिटी स्केल के पहले कैन नॉट से पर। नेक्स्ट है आपका एल स्केल, MMPI का एल स्केल। इस MMPI के जो एल स्केल है उसमें कुल आपके 15 आइटम्स हैं, 15 एकांश रखे गए हैं। इस 15 एकांश को, आइटम्स को, जब भी हम किसी व्यक्ति से फुलफिल कराते हैं या उस क्वेश्चन को हम उससे पूछते हैं, तो इन 15 आइटम से ये पता चल जाता है कि पर्सन के अंदर झूठ बोलने की जो टेंडेंसी है वो कितनी है, यानी वो अपनी बात को कितना % सच बोल रहा है या अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब तक वो गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी नहीं। 15 एकांश जो हैं आपके, 15 आइटम्स जो हैं, ये बता देते हैं कि पर्सन की झूठ बोलने की टेंडेंसी कितनी है और कितना उसने गलत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। इस प्रवृत्ति का जो मापन है, इस टेंडेंसी का मापन एल स्केल पे किया जाता है, लाई स्केल। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपकी एफ स्केल है, फ्रीक्वेंसी। आपकी MMPI की थर्ड जो वैलिडिटी स्केल है वो एफ स्केल है। इस स्केल में कुल आपके मिलाकर के 60 एकांश हैं, 60 आइटम्स हैं। एफ स्केल जब मेजर किया जाता है तो ये देखा जाता है कि अगर एफ स्केल पर बहुत ज़्यादा प्राप्तांक प्राप्त हो रहा है, उच्च प्राप्तांक प्राप्त हो रहा है, एफ स्केल जैसे कि उस पर 60 आइटम्स उसको दिए गए और 60 आइटम पर जो उसने अपना रिस्पांस दिया, रिस्पांस देने के बाद जब हम एफ स्केल को मेजर करते हैं, परसेंटेज उसका निकालते हैं और उस पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त हुआ, हायर स्कोरिंग की गई, तो इससे ये पता चल जाता है कि जिस पर्सन का हम मेजरमेंट कर रहे थे उसने इस परीक्षण को, जिस परीक्षण को मैं कर रही हूँ, उस पर उसने जो अपना रिस्पांस दिया है उसमें उसने लापरवाही की है, उस पर उसने लापरवाही की है। साथ ही वो जानबूझ करके, वो का मतलब जो पर्सन जिसका मेजरमेंट किया जा रहा है वह जानबूझ करके अपने अंदर के रोगात्मक लक्षण को, जो उसके अंदर डिजीज है, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है। क्लियर है? एफ स्केल पे जब आपकी हाई स्कोरिंग हो रही है तो हाई स्कोरिंग से ये पता चल जाएगा कि पर्सन के अंदर जो डिजीज है वो उन डिजीज को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है। वो डिजीज उसके अंदर है नहीं या उसकी मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन पेशेंट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार दिखाया। उसके ये दिखा रहा है कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी रोग की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। नेक्स्ट है आपकी जो वैलिडिटी स्केल, के स्केल है। के स्केल को करेक्शन भी कहा गया है यहाँ पे। इसमें टोटल आपके 30 आइटम्स हैं। इसमें टोटल 30 आइटम्स हैं। इस स्केल में ये मेजरमेंट किया जाता है कि जो जिस पर्सन का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस पर्सन पे हम MMPI यूज़ कर रहे हैं, उसने अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से बता दिया या उसने कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया है। कहने का मतलब है कि उसने अपनी समस्याओं को बहुत अधिक बढ़ाकर बताया है या काफ़ी घटाकर बताया है। इसका मेजरमेंट के स्केल के द्वारा होता है। तो यहाँ के स्केल में जो 30 आइटम्स हैं, इसको फुलफिल कराने के बाद जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो के जो आपका प्राप्तांक है उस पर उच्च प्राप्त होता है।
यानी के मेजरमेंट हम करेंगे तो उस पर हाई स्कोरिंग अगर होती है तो इससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसने अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को दबा दिया, वो बताना नहीं चाह रहा है। और यदि के स्केल पे जो स्कोरिंग की गई है और स्कोरिंग काफ़ी कम आई, स्कोरिंग के स्केल पे कम आ रही है, तो इससे ये पता चल जाता है कि जिस पर्सन का हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसने अपने समस्या को, अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ ध्यान देना सिर्फ ये है कि के पर हाई स्कोरिंग मतलब उसने अपनी समस्या को दबा दिया, के स्केल पे लो स्कोरिंग इसका मतलब उसने अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। यही 4 वैलिडिटी स्केल के द्वारा हम ये मेज़र कर पाते हैं कि पर्सन ने हमारा कितना सहयोग किया है, और जो मैंने स्केल यूज किया है वो इस स्केल यूज करने के बाद क्या वो वैलिड रहा। यानी पर्सन अगर सपोर्ट करेगा एल स्केल पे उसकी जो स्कोरिंग है वो कम आएगी, तो इसका मतलब कि हमारे जो मेजरमेंट किए गए हैं वो काफ़ी सक्सेसिव हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं।